गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीटीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2015 सितंबर में आए हुए थे। इससे पहले मैंने 2011 से लेके 2015 फरवरी तक के पेपर करा दिए हैं सीटीपी के, और पेपर 2 के भी कुछ पेपर मैंने कराए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सहसा काल की अवधि है, ठीक है, सहसवा काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक और 2 से 3 वर्ष तक। तो यहाँ पे देखिए सहसवा काल जो होती है ये होती है अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में दिया गया है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक। तो ये वाला तो जन्म से यानी कि जन्म से 2 वर्ष वाली अवस्था होती है। फिर उसके बाद जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक। उसके बाद होता है आपका सॉरी ये पूर्व संक्रियात्मक है। उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक और फिर इसके बाद होता है अमूर्त संक्रियात्मक यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो 2 से 7 वर्ष पूछा गया है तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि विकास डैश फिर डैश दिया गया की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान। तो यहाँ पे जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो इसे बोलते हैं सहयोग देना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। इससे पहले जो कल मैंने पेपर कराया था 2015 फरवरी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसे बोलते हैं आत्मसातकरण। ठीक है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? आत्मसातकरण बोला जाता है। ठीक, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो यहाँ पे होता है कि जो मध्य अवस्था होती है उसमें सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा होती है। ठीक है, बच्चा होता है ना मध्य बाल्यावस्था में अहम केंद्रित, मतलब सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा होता है। तो ये आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और चौथा है वे गतिविधियों जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल जो है ये बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ये वाला ज़्यादा ऑप्शन आपका राइट होगा। क्योंकि बच्चे को देखिए एक बच्चे को एक कोने में बैठना, तो ये ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। प्रतिबंधित परिवेश ये भी गलत है बच्चों को। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं ये भी गलत है। बच्चे को खेल विधि से ज़्यादा अच्छे से सिखाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई। ये हो जाएगा संगीतमय। आसान क्वेश्चन आए थे। इसमें देखते हैं, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये भी कल भी क्वेश्चन कराया था। ये सब क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, कभी रुकते नहीं, हमेशा आते हैं। लड़के जो होते हैं लड़कियों से गणित में अच्छे होते हैं, तो ये मैंने क्या बताया था, ये एक मिथ है न कि रियलिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया, 1 से 2 क्वेश्चन लिंग से रिलेटेड जरूर आते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि जो टीचर है यहाँ पे लिंग जेंडर पक्षपाती है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को के अनुरूप बदलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो समावेशी शिक्षा ये कहता है कि बच्चा चाहे जैसा भी हो
उससे चाहे वो स्पेशल बच्चा हो या सामान्य बच्चा हो, सभी को एक साथ ही लेके पढ़ाना है। तो इसमें बोला जाता है कि हमें जो व्यवस्था है स्कूल के उसको बच्चे के अनुरूप बदलना है, न कि बच्चे के अनुरूप व्यवस्था बदलनी है। तो जो व्यवस्था होगी बच्चे को जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से बदलना है आपको। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने की, संप्रेरक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। देखिए जो बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो सुगमकर्ता की होती है। ठीक है, तालमेल बैठाने की ऐसा कुछ नहीं, संप्रेरक व्याख्याता की तो ऐसे तो ये भी नहीं होगा। निर्देशक की इसे बोलते हैं सुगमकर्ता, यानी बच्चों को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आप सुगम तरीके से उसको कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? याद रखिएगा, जब भी निगेटिव देखे तो ध्यान रखिएगा। उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, विशेष प्रतिभाशाली बच्चों की बात हो रही है। उच्च आत्म क्षमता, तो उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया ये भी होता है, उच्च आत्म क्षमता ये भी होता है, निम्न औसती मान ये नहीं होता है, और अंतर्दृष्टि को समस्याओं का समाधान करना ये भी होता है। तो पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आपका थर्ड वाला निगेटिव में आंसर है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। तो देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसमें क्या होता है, अंतर्निहित संभावित दंड की संभावना बनी रहती है। तो ये आप जब पूर्व परंपरागत स्तर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल में आपको उसमें आता है कि अंतर्निहित संभावित दंड से की तरफ वो प्रवृत्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो देखिए मैंने बताया व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है बच्चे में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को क्या फायदा होता है? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, और निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, और कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, और याद करने के लिए अभ्यर्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो ये भी गलत है, और कलन विधि ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी गलत ही है। तो इसमें विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, इसमें बोला गया है कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है कि जो भी विभिन्न प्रकार की अधिगम मतलब सीखने की जो परिस्थितियां होती हैं उसको बच्चे को उपलब्ध कराना चाहिए। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? फिर देखिए निगेटिव में पूछा गया है। तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, और सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी विकास क्रम एक क्रम का पालन करते हैं ऐसा तो नहीं होता। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे सभी विकास और अधिगम एक समान गति से, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। हाँ ठीक है, वो तो क्रम से जाते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है। देखिए ये होता है कि कभी जो विकास और अधिगम होता है एक समान नहीं होता, ये सीखने के ऊपर डिपेंड करता है अधिगम वाला पार्ट। ठीक है, विकास भी एग्जैक्ट एकदम नहीं होता, वो भी थोड़ा बहुत बदलाव के साथ ही बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित का प्रक्रिया है। आकलन एवं शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। आकलन जो होता है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, मतलब बीच में आपको बीच में लेती रहनी चाहिए आपको। ठीक है, जो अवकलन होता है मतलब आकलन होता है बच्चे का, वो करते रहना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अंत अहमवादी चिंतन। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन किसी को दिया जा रहा है, अपसारी चिंतन मतलब एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन है तो इसको कई तरीके से सोचने की जो क्षमता होती है वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आती है। तो सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो कई तरीके से सोच सकते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं? तो वाइगॉत्स्की का देखिए ये भी बताया था, पिछले जितने पेपर कराते हैं सभी में लगभग यही रहता है, वाइगॉत्स्की का जरूर रहेगा। तो वाइगॉत्स्की ये बोलना चाहते हैं कि बच्चा जो होता है वो सामाजिक स्तर से ज़्यादा सीखता है और भाषा से संबंधित सीखता है, और इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इन्होंने ही दिया था वाइगॉत्स्की ने। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे वयस्कों और समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया करके माध्यम से सीखते हैं। ये तो यही वाला आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया गया ना, सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, और ये ऑप्शन मुझे कहीं भी और दूसरे ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया सामाजिक स्तर की बात इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत के खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं? नहीं। रीते बर्तन के समान होते हैं? ऐसा नहीं है, खाली बर्तन नहीं होते। निष्क्रिय जीव होते हैं? ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो ये मैंने बता रखा है कि बच्चों की जो त्रुटियां होती है वो सीखने का ही अंग होती हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कड़े नियम बनाए जाएं। ये भी गलत है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार, ये गलत है। उन विद्यार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी गलत है। और ये आपका जब एक बच रहा है तो वही सही होगा। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उसके डैश में भिन्नता के कारण है। तो अधिगम शैली, जो बच्चों में अधिगम पढ़ने की जो क्षमता होती है उसके कारण उसमें भिन्नता आ जाती है। अधिगम शैली के कारण कोई बच्चा एकांत में पढ़ना चाहता है और कोई बच्चा सभी मिलजुल के दोस्तों के साथ पढ़ना चाहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या होगा? तो इसमें देखिए, विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा का स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंड दिया जाना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनमें मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई गई हो, ये भी गलत है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में व्यक्तित्व के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, ये आपका सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे। और एक और दिया, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशाक्रम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, अगला दिया है भौतिक और सामाजिक, तो ये आपके तो रॉन्ग है। ये आपका प्रकृति पोषण विवाद में जो प्रकृति है वो जैविक विशिष्टताएं या वंशाक्रम को सूचित करती हैं, ठीक है, या सूचनाएं प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम में सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? संचार माध्यम, पहला ऑप्शन है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इसमें बोला है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे व्यापार से संबंधित तो गलत हो जाएगा। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है, तो ये सबसे उपयुक्त कथन बोला गया है, ये थोड़ा ठीक है। संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है, जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति मूल्यों और विश्वास प्रभावित करता है,
तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी गलत ही है। तो आपका राइट आंसर जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि छोटी क्लास की बात हो रही है, पीआरटी की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में जो सामाजिकरण है बच्चा ज़्यादातर माता पिता और परिवार के द्वारा ही बेहतर तरीके से सीखता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए कथनों में से इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये तो ऐसा गलत ही है। और बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये सही है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी ठीक है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी ठीक है। तो लेकिन पूछा गया कि कौन सा नहीं विषय में सही नहीं है, तो आपका पहला ही सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थियों का अंक लाने के लिए, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक गतिविधि में प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का उपयोग करना, ये भी गलत है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना, तो ये आपका थोड़ा ठीक लग रहा है। और पूरी कक्षा में मानक लक्ष्य निर्धारित करना, उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मापदंड, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो जो देखिए सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है, याद रखिएगा ये पीआरटी का है, तो परिवार ही होता है सामाजिकरण का। ठीक, बच्चे को ध्यान रखना है, पीआरटी का पेपर है तो उसके अनुसार सोचना है। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि यह शिक्षक का एक काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता को भी करते हैं, और बच्चे अपना काम जल्दी करके समर्थ होते हैं। तो ये इसमें जो है 29 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई का प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है उसे डिसलेक्सिया बोला जाता है, पठन अक्षमता, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2015 सितंबर में आए हुए थे। इससे पहले मैंने 2011 से लेके सीटेट 2015 फरवरी तक के सभी पेपर करा रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।